हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था और अब बारी है अपने नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी चैप्टर की वीडियो हैं आप सभी तक पहुंचते रहे, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, आसानी से आप उसको कवर कर सकें, समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो नाम, जो चैप्टर का नाम है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पेयर का मतलब क्या है। यहाँ पर पेयर का मतलब हमारे पास जोड़ा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ शर्ट्स, तो इस तरीके से जो बोलते हैं मतलब क्या है, जोड़े की हम जहाँ पर बात करते हैं, दो चीज़ों की जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर लगाते हैं पेयर। चलिए जोड़ा हमें समझ में आ गया कि जोड़ा। अब बात है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का पेयर। लीनियर इक्वेशन सभी जानते होंगे। लीनियर मैंने बताया था, लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब है सिंगल डिग्री। सिंगल डिग्री जहां पर जिसकी हम बात करते हैं उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन मतलब क्या है कि इज इक्वल टू में क्या लगेगा अपने पास, इज इक्वल टू में लगेगा 0 इन टू वेरिएबल्स। टू का मतलब क्या है, दो, और वेरिएबल जैसे x, y, z इस तरीके के क्या होते हैं हमारे पास वेरिएबल। अब मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट को क्योंकि हमने 1 बाय 1 जो है चैप्टर का नाम जो है समझ लिया कि चैप्टर का नाम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू में 0, ये है हमारे पास पेयर ऑफ। हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। देखिए ये है हमारे पास पेयर किसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देख रहे होंगे जो वेरिएबल्स है हमारे पास उनकी डिग्री हमें सिंगल दिखाई दे रही है और इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0। तो ये है फॉर्मेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर की बात करेंगे तो दो बार, मतलब ऐसी जहां पर दो इक्वेशन आए। अब इनको सोल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। इस कंप्लीट इक्वेशन, ये हमारे पास दो होंगे, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फाइंड x एंड y। x और y की यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू सोल्व करनी होगी। ये जो a1 है, b1 है, c1 है, दे आर कॉन्स्टेंट। दे आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या रहेंगे, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगी। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लूँ, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू में 0, x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। मैंने एक इक्वेशन अपनी तरफ से लिख ली। देखिए पेयर बना दिया। अब इन दोनों को सोल्व करके क्या करना है, हमें x y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इन दोनों को सोल्व करके x y वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड, 4 मेथड। अब वो 4 मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ग्राफिकल। सेकंड है हमारे पास अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन। थर्ड है हमारे पास एलिमिनेशन। और फोर्थ है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हमें सभी के सभी मेथड जो है 1 बाय 1 सीखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पर्टिकुलरली, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि देखिए सबसे आंसर तो सेम आएंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि किसी में ऐसा नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन से करें तो कुछ और आ जाए, एलिमिनेशन से कुछ करें कुछ और आए, CMM से करें कुछ और आए, वो बात नहीं है। आंसर आएगा सभी से सेम।
सीखना इसलिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में वैसे तो कोई पर्टिकुलरली पूछा नहीं जाता कि भाई क्वेश्चन दे दिया अपने को और बोल दिया जाए कि फाइंड एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन और बाय CMM। बट फिर भी हमें सीखना है, क्या पता कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम में पूछा गया तो हमें वहाँ पर आंसर उसको देना पड़ेगा। तो सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाय चांस हमें जो भी आसान लगे हम उसी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जब पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है तो आराम से सभी मेथड को 1 बाय 1 सीखेंगे और अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, लगभग 6-7 क्लासेस में जो है चैप्टर फिनिश होगा ना। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना कि इन इक्वेशंस को सोल्व किस तरीके से किया जाता है और इनके जरिए लाइन किस तरीके से बनती है। आगे डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, इतना समझ गए होंगे। इंट्रो इसका जो है चैप्टर नंबर 3 क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये पता लग गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन इक्वेशंस के जरिए, देखिए अभी मैंने लिखा ही है यहाँ पे, ऐसे लिखा है 2x + 3y + 5 = में 0। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होने का मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ से हमारे पास जितने मेथड होंगे हमेशा हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें बन सकती हैं। वो जो पेयर हम बनाएंगे, जैसे अभी हमने लिखा था x + 2y + 3 = में 0। इन इक्वेशंस के जरिए हमारे पास 3 तरीके की लाइन बन सकती हैं। या तो लाइन बन सकती है वो इंटरसेक्टिंग, या वो बन सकती है हमारे पास पैरेलल, और या फिर वो हमारे पास बन सकती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, जहां पर हमारे पास लाइन बनेगी कोइंसिडेंट, वहां पर इन इक्वेशन का आंसर हमेशा निकलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए हमने क्या हुआ, हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, 2 इक्वेशन बनने के बाद हमारा आंसर निकला, मान लीजिए x का निकल गया 2, y का निकल गया 3, x का भी एक आंसर निकला, y का भी एक आंसर निकला। इसका मतलब कैसा है कि वो जो लाइंस होंगी वो पक्की बात है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी आपस में। ठीक है, जहां पर हमारे पास आंसर निकल जाए इनफाइनाइट, सॉरी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जहां पर हमारे पास हो नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारे पास पैरेलल लाइन होंगी, तभी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। और थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जहां पर हमारे पास ऐसा हो जाए कि हमारे पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएं, वहां पर हम कह सकते हैं कि वो जो लाइंस की वो जो इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं वो किसी कोइंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन और आ गई, या उसके ऊपर एक लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन आती चली गई, वो कैसे कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास कहलाएंगी। तो 3 तरीके की हमारे पास टोटल लाइन बनती है, एक तो इस इक्वेशन के जरिए, एक तो इंटरसेक्टिंग, सेकंड वन इज पैरेलल एंड थर्ड वन इज इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइन। तो 3 तरीके की हमारे पास लाइंस बनती हैं। सबसे पहले समझेंगे इस लाइन के ग्राफ को, उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 मेथड को अप्लाई करके अपने चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन बनेगी, आखिरकार सॉल्यूशन निकलेगा भी नहीं, हमें मेहनत करने की नीड है भी उस क्वेश्चन पे नहीं, तो सब चीजें जानेंगे एक ग्राफ के जरिए। चलिए अभी शायद ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई हो, लेकिन जब हम ग्राफ पूरा कंप्लीट तैयार कर देंगे तो क्लियरली बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पे लिखनी है हमें इक्वेशन, मेरे साथ साथ ग्राफ बनाते रहेंगे। इक्वेशन यहां पे लिखनी है हमें रेशियो,
यहाँ पे हमें लिखनी है अपनी रेशियो। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं अलजेब्रिक इंटरप्रेशन, और लास्ट में हम अपना एक सॉल्यूशन का पार्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो सॉल्यूशन किस तरीके का हमारे पास होगा। अलजेब्रिक इंटरप्रेशन में पता लग जाएगा, सॉल्यूशन में अलग से भी एक चीज़ जो है लिखवाऊंगा, उसके जरिए भी जो है पता हमें लग जाएगा। देखिए इक्वेशन 3 तरीके की अभी मैंने लिखा भी था। मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन ली 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू में 0 और x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। अब रेशियो क्या चेक करनी है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 है हमारे पास 5। ठीक है, a1 है 2, b1 हमारे पास 3 एंड c1 इज इक्वल टू में 5। a2 है 1, b2 है 2 और c2 है 3। तो अगर इनकी रेशियो देखें a1 बाय a2 कितना आया 2 बाय 1, और ये b1 बाय b2 कितना है, b1 बाय b2 कितना है 3 बाय 2। जब इनकी रेशियो आपस में सेम ना हो तो हमारे पास किस तरीके से होगा। जब आपस में a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कह सकते हैं कि वो होंगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अलजेब्रिक इंटरप्रेशन में उसका आंसर कैसा निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं या तो यूनिक सॉल्यूशन बोल लें या बोल लें ओनली वन सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, अब जैसा भी बोलना उसको चाहे। और ये सॉल्यूशन हमारे पास कैसा रहता है, इसकी सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चक्कर है इस वाले का। उसके बाद सेकंड वन की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यही एग्जांपल उठाया इज इक्वल टू में 0, उसके बाद ये हो गया x और नहीं इसको ले लेते हैं हम 4x प्लस में 6y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है कि a1 2 है, b1 3 है, c1 है हमारे पास 5, a2 है हमारे पास 4, b2 है हमारे पास 6 और c2 है हमारे पास 3। तो यहां पर अगर a1 की रेशियो a1 बाय a2 देखें कितना है 2 बाय 4, कट करने के बाद कितना आएगा 1 बाय 2 इक्वल है b1 बाय b2 के, क्योंकि 3 बाय 6 भी कितना आएगा 1 बाय 2। तो हमें जाना है अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर। देखिए अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो काम ही खत्म हो जाता है, अपने को डायरेक्ट पता लग जाएगा कि वो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसका एक आंसर 100% निकलेगा। लेकिन जब हमारा यहाँ पर इक्वल आए तो हमें अपना जाना है c1 बाय c2 पर, और c1 बाय c2 है 5 बाय 3, इसका मतलब b1 बाय b2 आपस में इक्वल नहीं है। इस काम को मैं फिर यहाँ पे रोक देता हूँ। देखिए इसको मैंने यहाँ पे रोका था, इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड पार्ट पर, उसके बाद में बिल्कुल डिटेल में सब की सब बात एक एक चीज जो है क्लियर होती चली जाएगी। थर्ड है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू में 0। देखिए अब अगर यहां ध्यान से देखें a1 है 2, b1 है 3, c1 है 5, a2 है 4, b2 है सॉरी यहाँ पे 6 लिख लेते हैं 6 और c2 है 10। यहाँ पर अगर बात करें a1 इक्वल टू a2, b1 बाय, देखिए यहाँ पर इक्वल था तो हम आगे गए,
इक्वल था तो आगे जाने के बाद क्या पता इक्वल ना हो, तो ये वाला केस, और क्या पता इक्वल हो, तो ये वाला केस देखिए इक्वल है। 5/10 कितना होता है, 5/10 1। अब हमें आगे समझ रहा है, अगर a1/a2 b1/2 के इक्वल है, आगे नॉट इक्वल है, आगे कैसा है, नॉट इक्वल, तो वो लाइन कैसी कहलाएंगी हमारे पास, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। और पैरेलल लाइन का हमने अभी क्या लिखा था, पैरेलल लाइन का हमने यहां पर लिखा था भाई कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका, ठीक है। उसके बाद अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो लाइन कैसी कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन अपने पास कहलाएंगी। और उसका हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब उसके बाद एक चीज आती है लास्ट में, इस ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में आती है कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंसी। चलिए कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंसी को और समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी और नॉट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, देखिए क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट कुछ वीक भी होते हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। अब जो वीक स्टूडेंट है उनका क्या एम है कि हमने तो वीक ही रहना है, कुछ होते हैं भाई पढ़ते नहीं है, ठीक है भाई, सारा साल जो है वीक चलते रहते हैं। वीक चलना मतलब क्या है, सारा साल वीक चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। जो होशियार बच्चे हैं लगातार पूरे साल अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो भी कैसे हैं, कंसिस्टेंट स्टूडेंट है। बट जो एवरेज स्टूडेंट है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट होता है। एवरेज स्टूडेंट कभी लो चला गया, कभी हाई चला गया, कभी मीडियम में रह लिया, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा स्टूडेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो यही हम बात समझेंगे। देखिए ये क्या है, आपस में नॉट इक्वल चल रहा है, ये आपस में नॉट इक्वल चल रहा है। ये पहले तो भाई इक्वल था, फिर नॉट इक्वल आ गया, ये पहले इक्वल था फिर भी बाद में भी इक्वल है। तो यहाँ से और यहाँ से में क्या समझ में आई बात, यहाँ से और यहाँ से कि ये सॉल्यूशन कैसे है, कंसिस्टेंट। बट ये सॉल्यूशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट। पहले तो इक्वल था बट बाद में कैसा हो गया, नॉट इक्वल। मतलब ये कुछ कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। और ये वाला है हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये है हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और ये है हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो लगातार चलता रहे, कंसिस्टेंट, पहले इक्वल था बाद में अनइक्वल हो जाए। देखिए या तो अनइक्वल ही चलता रहे, ठीक है, कंसिस्टेंट, या इक्वल चलता रहे तब भी कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर पहले इक्वल था बाद में अनइक्वल हो गया तो कैसा है, हमारे पास नॉट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जो है इस पार्ट को हम समझ सकते हैं। ये है हमारा बेसिक सा पार्ट चैप्टर नंबर 3 का। ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कराया क्योंकि क्या है कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ग्राफिकली में तो क्या है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, जो ग्राफिकली मेथड में बता रहा था स्टार्टिंग में ही। ग्राफिकली में तो क्या है कि ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा दोनों की दोनों इक्वेशंस को, और ये होगा कि हमें बताना होगा कि सॉल्यूशन कैसा है। सॉल्यूशन देखिए, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आई तो हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन आई तो हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट लाइन आई, कोइंसिडेंट लाइन आई तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब देखिए आपको ग्राफ पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले यहीं से पहचान लेंगे। हाँ वो बात अलग है कि क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है, हमें करना पड़ेगा, लेकिन देखिए एक आइडिया हमें यहीं से लग गया कि नहीं लग गया। बिल्कुल हम स्टार्टिंग में बता सकते हैं सारे पार्ट को कि नहीं बता सकते। अब अगर हम ग्राफ बनाए भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके बाद में हम सीखेंगे अपना ग्राफ बनाना। बिल्कुल टोटली बेस जो है चैप्टर नंबर 3 का वो आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बीच बीच में दिक्कत ना आए, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी ना आए। चलिए इस पार्ट को, इस ग्राफ को अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं।
चलिए, उसके बाद बात अगर हम करें ग्राफ को हमने किस तरीके से सीखना है। देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए -6 है यहाँ पर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के बारे में आप 11th क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है। चलिए, बनाना किस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, इस तरीके से बॉक्स बना लेना। बाकी सभी नाइन्थ क्लास से प्रमोट होके आए हैं, सभी 10th क्लास में स्टूडेंट, तो सभी जानते ही होंगे कि भाई ग्राफ किस तरीके से बनता है। वहाँ पर 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है, और 3 तरीके के ग्राफ सिखाए भी जाते हैं। देखिए क्या करना है, एक बार x को 0 रख लेना है, एक बार y को 0 रख लेना है। जब x हमने 0 रखा तो 2 × 0 ये हो गया, फिनिश। बचा क्या, 3y - 6 = 0 और 3y = 6 और y में आ गया 6/3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। और जब हमने y को 0 रखा, सेकंड कंडीशन में जब हमने y को 0 रखा तो 3 × y, ये खत्म, बचा क्या, 2x। इस बार ये बचा, ये नहीं है कि ये पहले 0 हो गया था सर ये भी 0 हो गया, वो काम गलत हो जाएगा। अब हम सेकंड केस पे चल पड़े हैं। सेकंड केस में क्या किया, y को 0 रखा है, y को 0 रखा है, 3 × 0 तो 0, तो क्या बचा, 2x - 6 = 0, 2x में 6 और x में आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास ये 2 कंडीशन जो है बन गई। अब बनाएंगे हम ग्राफ। अब देखिए ग्राफ कितना शानदार बनेगा, ये सभी को पता होगा। ये y एक्सिस होती है, ये हॉरिजॉन्टली जो होती है ये x एक्सिस होती है। यहाँ पर y के पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ पर x के पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, और यहाँ पर x के नेगेटिव नंबर, यहाँ पर y के नेगेटिव नंबर, यहाँ पर y के पॉजिटिव नंबर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इधर x वाले नेगेटिव भी लिख सकते हैं। देखिए एक कंडीशन ये रही, जब x 0 y 2, x तो 0 हो बट y क्या हो, 2 हो, x 0 y 2, ये रहा कोऑर्डिनेट। और जब y 0 हो और x कितना हो, 3 हो, y 0 x 3, ये रहा नंबर। तो इस तरीके से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं और ये इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। अब आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, सुनिए। आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन दी जाएंगी, इस तरीके से 2 इक्वेशन दी जाएंगी, और दोनों इक्वेशंस का इस तरीके से ग्राफ हमें एक ही ग्राफ पर, ये नहीं है कि पहली लाइन के लिए अलग ग्राफ बना दिया, दूसरी के लिए अलग ग्राफ बना दिया, तब तो आप कभी यही नहीं देख पाएंगे कि लाइन कैसी है भी, ठीक है ना। तो मान लीजिए अब आपके पास सेकंड इक्वेशन भी दी हुई है, सेकंड का ग्राफ बनाया। सेकंड का ग्राफ बनाने के बाद जिस भी तरीके से, देखिए या तो ऐसा होगा कि लाइन इसी के ऊपर से चली जाएगी, दूसरी लाइन जो हम दूसरी बनाएंगे, या तो ऐसा होगा इसी के ऊपर से चली गई, ठीक है। कौन सा केस होगा, कोइंसिडेंट। क्या पता इसके पैरेलल चली जाए, क्या हुआ, क्या पता बिल्कुल इसके साथ में पैरेलल चली जाए, ठीक। या फिर तीसरा कैसा होगा हमारे पास, या इसको इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए कहीं से काटती हुई चली जाए। तो 3 ही केस हमारे पास हो सकते हैं, और इन सभी केसेस को मैं नेक्स्ट क्लास में जब 3.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा, तो पहला जो क्वेश्चन है 3.1 का आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, वहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो है बता दिया है, इस चैप्टर में है क्या, हमें पढ़ना क्या है और क्यों ज़रूरत है हमें इस चैप्टर को पढ़ने की, वो मैंने सभी चीज़ें आपको बता दिया। मैं इसके अगर मार्क्स लिखूं यहाँ पर, मार्क्स ये नियर अबाउट 6 मार्क्स हमें एग्ज़ाम में देके जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स ये चैप्टर हमें देके जाएगा। लगभग 4 से 5 नंबर का हमने सेकेंड चैप्टर प्रिपेयर कर लिया बिल्कुल अच्छे से। और वही एक बात और, जो बच्चे बेफालतू से परेशान रहते हैं कि सर एडिशनल प्रिपरेशन करनी है, असाइनमेंट्स करनी है, तो मेरी एक सलाह माने तो बिल्कुल भूल जाएं चीज़ों को, एनसीईआरटी पे फोकस करें, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, असाइनमेंट्स ये सभी भी मैं भी कराऊंगा, लेकिन एक जब सही टाइम होगा तब। सबसे पहला एम क्या है हमारा कि एनसीईआरटी को
एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, क्योंकि बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ पहले या दूसरे चैप्टर में उलझे रहेंगे। ठीक है, एक बार अपनी कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्व करें, उसके बाद आपको आगे लेके चलूँगा पक्का कि आपके हर क्वेश्चन, हर प्रॉब्लम, चाहे वो आरडी शर्मा की हो, आरएस अग्रवाल की हो, असाइनमेंट की हो, सभी प्रॉब्लम्स जो है कंप्लीट कराऊंगा। पूरे नेक्स्ट मार्च तक आपका पूरा सेशन जो है कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सभी पढ़ सकें इसको। चलिए, तो चलते हैं भाई, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड।